हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिज़िक्स टीचर। स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज हम लोग लेक्चर 14 लेने वाले हैं और लेक्चर 13 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। उम्मीद करता हूं कि आप सबने देख ली होगी। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था पूरी मैग्नेटिक्स की सीरीज़ में। सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में चर्चा करी, फिर मैग्नेटिज्म के बारे में चर्चा करी, और अब ये आखिरी पार्ट चल रहा है जहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। वेरी इजी टॉपिक है और स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बार बार हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब भी आप इस वीडियो लेक्चर से पढ़ाई कर रहे हों, अपने आप को ज़रूर से डिसिप्लिन रखें, क्योंकि डिसिप्लिन रखने से ही आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने वाला हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए, आज हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे और साथ में जानेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। बहुत तसल्ली से समझिएगा, आपको बेहतरीन मज़ा आने वाला है आज की टॉपिक में। आज की टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है, आपको समझना है, तो ये चीज़ तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जान चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सब जान चुके हैं। तो आइए थोड़ा सा मैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बता देता हूँ। आपने अगर उसे पढ़ रखा है तो बिल्कुल वो पढ़ाई वैसी ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, कोई भी आप सरफेस लीजिए, किसी भी सरफेस, कोई भी सरफेस, कैसा भी सरफेस हो सकता है। एक मॉड्यूल उठा दीजिए। कोई भी सरफेस हो सकता है, कैसा भी सरफेस। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सरफेस ये ले लिया, इस सरफेस से के परपेंडिकुलर, राइट, जितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास होती है इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होगी, उस नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो आप बोलोगे किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास होने वाले मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या, ठीक। अब सवाल उठता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको एक टर्म निकालना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या निकालना पड़ेगा जी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या चीज़ है? मैंने अभी आपको बताया कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाले टोटल नंबर ऑफ लाइंस को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर यही हम कैलकुलेशन, यही नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यूनिट एरिया से ले ले, किससे ले ले? यूनिट एरिया से। तो यूनिट एरिया से पास होने वाले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो संख्या होती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या कहते हैं जी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। यूनिट एरिया से, पूरे एरिया से फ्लक्स और यूनिट एरिया से फ्लक्स डेंसिटी। और एक्चुअली फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है ये तो मैंने बताया, लेकिन एक्चुअली फ्लक्स डेंसिटी वो मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। समझिएगा मेरी बात। यानी आप ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दो डिफिनीशंस हैं। एक डिफिनीशन तो मेरी मोटी मोटी बात है कि भैया सरफेस के परपेंडिकुलरली यूनिट एरिया से जो लाइन पास हो रही, ये एक डिफिनीशन है। दूसरी ये डिफिनीशन है भाई और बहनों कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। हालांकि ये सारा डिटेल मैं वहां बता चुका हूं आपको। यहां पर एक सरफेस है, सरफेस कुछ इस तरीके से है, और यहां पर एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जो कि यूं गई हुई है, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है भाई। और ये सरफेस का नॉर्मल है। कौन है? नॉर्मल।
ठीक है। आप इसी को एरिया वेक्टर भी कह सकते हैं, इधर ही एरिया वेक्टर हो गया। ये एंगल है भाई और बहनों थीटा। अगर आप इसका कंपोनेंट निकाले स्केल ऑन तो क्या आएगा, b cos थीटा, और इधर क्या आएगा b sin थीटा। ठीक है, b cos थीटा और b sin थीटा। तो अगर आप देखें वो मैग्नेटिक फील्ड जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी ये वाली फील्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यही है फ्लक्स डेंसिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्लक्स डेंसिटी स्केलर है कि वेक्टर, तो आप क्या बोलोगे, वेक्टर। ये सब बता चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूरा डिटेल हो चुका है, और ये तो रिवाइज हो रहा है, समझो आपके लिए। फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर है, ठीक बात है, और वो कंपोनेंट जो फील्ड के जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, हम उसी को फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। और एक्चुअली ये यूनिट एरिया से पास होने वाले लाइनों की संख्या बताता है। अगर मुझे पूरे एरिया से लाइनों की संख्या निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे फ्लक्स डेंसिटी यानी यूनिट एरिया से जो लाइनें पास हो रही हैं उसका मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने में कामयाब हो जाऊंगा। तो यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी भाई और बहनों BA cos थीटा। ठीक, इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसी को एक और नाम देते हैं वेबर, टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर। तो हमारे यहां पर दो तीन मोटी मोटी बातें निकल के आई कि फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइन जो पास हो रही है हम उसे फ्लक्स कह देंगे, यूनिट एरिया से जो पास हो रही है परपेंडिकुलरली लाइन उसे फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे, और फ्लक्स डेंसिटी वो इंटेंसिटी है, वो B है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो हमने यहां पर फ्लक्स डेंसिटी निकाला, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, हम फ्लक्स निकालने में कामयाब हो गए। क्लियर। अगर हमें फ्लक्स बताना है लिंक्ड विद अ कॉइल, ध्यान से समझिएगा, फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, विद अ कॉइल, समझिएगा, फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल। ठीक, कॉइल का क्या मतलब होता है, कॉइल का मतलब ये ऐसे सिंपल लूप हो सकता है, या हो सकता है ये भी हो, ये भी एक कॉइल है, सोलेनॉइड, कोई भी हो। अब ये जरूरी थोड़ी कि सर्कुलर होगा, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी कॉइल से लिंक्ड जो फ्लक्स होता है, तो फ्लक्स लिंक्ड विद सिंगल टर्न, कौन सा टर्न, सिंगल टर्न, एक टर्न यानी एक फेरा अगर है इसमें, तो जो फ्लक्स आएगा भाई और बहनों उसकी वैल्यू आएगी BA cos थीटा। एक बात का ध्यान रखना है, ये जो B है और ये जो A है, जो A है वो कौन सा A है, क्या एरिया ऑफ कॉइल है A? नहीं जी, एरिया ऑफ कॉइल नहीं है। समझ में आ रहा है? व्हाट इज A? क्या A इज द एरिया ऑफ कॉइल? नो, नॉट एट ऑल। एक्चुअली A वो एरिया है जिससे फ्लक्स लिंक हो, जिससे फ्लक्स लिंक हो। जैसे मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। ये कॉइल आपको दिख रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इतने ही एरिया में मौजूद है, पूरे कॉइल के थ्रू नहीं जा रही है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, पूरे कॉइल के थ्रू नहीं जा रही है, खाली इतने एरिया से जा रही है। तो जितने एरिया से जाएगी वही एरिया यहां पर लिखा जाएगा, BA cos थीटा। समझ में आ गया आपके? सिंपल सी बात है। तो A इज नॉट द एरिया ऑफ कॉइल, इट इज द एरिया ऑफ कॉइल थ्रू विच फ्लक्स इज लिंक्ड। ये वो क्षेत्रफल है, वो एरिया है जिससे फ्लक्स क्या हो जाता है भाई और बहनों, लिंक हो जाता है। समझदार हैं पढ़े लिखे लोग। ये मैंने एक टर्न से बताया, एक टर्न से। अगर मैं टोटल फ्लक्स लिंक निकालूं, टोटल फ्लक्स लिंक्ड, टोटल फ्लक्स लिंक्ड निकालूं, यानी अगर कॉइल में n टर्न्स मान लेते हैं, कैपिटल N टर्न्स, इतने टर्न्स हैं, तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा, फाई टोटल, दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ फाई बी। समझ में आया? जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एक टर्न से उसका n गुना, एक टर्न से जितना फ्लक्स लिंक है उसका n गुना।
तो यहां से क्या आ जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा, राइट। तो दिस इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड। ये सिंगल टर्न से फ्लक्स लिंक्ड है और ये टोटल टर्न से फ्लक्स लिंक्ड है, एन बी ए कॉस थीटा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज है। मैंने एक आपसे कहा है ध्यान रखने के लिए, ए का जरूर ध्यान रखिएगा। और थीटा क्या है, बी और ए के बीच का एंगल। थीटा क्या है, बी और ए के बीच का एंगल। अच्छा, कुछ चीजें और हैं जिसे आपको इमेजिन करना हो। अगर मान लीजिए कॉइल का प्लेन या सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा। पूरी लाइन जा रही होगी ना, यानी एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। मैक्सिमम फ्लक्स कब आएगा, जब थीटा 0 हो। थीटा 0 कब होगा, जब एरिया वेक्टर और बी दोनों सेम डायरेक्शन में हो। तो एरिया वेक्टर और बी तब सेम होगा ना जब सरफेस ऐसे हो। देखो एरिया वेक्टर आएगा इधर, सरफेस यूं हो। अगर सरफेस यूं रख दोगे, यूं के बजाय यूं, यानी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रख दोगे, तो एरिया वेक्टर ये आएगा ना। अरे भैया बी ये है और ये एरिया वेक्टर, तो बी और एरिया वेक्टर में कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और जाहिर सी बात, आप समझदार तो हैं ही कि अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल चली जाएगी सरफेस के तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 आएगा। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अगर पैरेलल चली जाएगी सरफेस के तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक बात है। तो कॉमन सेंस की बात है यहां पर कि फ्लक्स लिंक्ड विद सिंगल टर्न और फ्लक्स टोटल फ्लक्स लिंक्ड हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये फ्लक्स है और फ्लक्स का कैलकुलेशन है जो मैंने आपको बता दिया भाई और बहनों। आप इसको अपने मॉड्यूल में भी देख सकते हैं, आई होप सभी के पास मॉड्यूल होगा। और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस है, बी ए कॉस थीटा मैंने बताया। और किसी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स कैसे निकालते हैं, सिंगल टर्न से और एन टर्न से कैसे निकालते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको ध्यान देने के लिए कहा है कि ए को लिखना है एरिया ऑफ कॉइल थ्रू विच मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर पासिंग। तो इस पे आपको जरा फोकस रखना है अपने आप को, है ना, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी यूनिट वगैरह मैंने बता दी। अच्छा, अभी मैंने वेबर यूनिट बताई थी, इसकी सीजीएस यूनिट मैक्सवेल होती है। एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होती है। एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होती है। ठीक, सबके समझ में आ गया। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं और जो बहुत स्मार्ट उर्फ कोढ़ी लोग हैं वो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वैसे आपके मॉड्यूल में लिखा ही हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं जो मॉड्यूल में इस जगह नहीं है, इसके पहले वाले ही चैप्टर में मॉड्यूल में है, और वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैं पढ़ाने जा रहा हूं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ठीक है, क्या है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म? कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा है। गॉस लॉ हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यह पढ़ा था कि अगर कोई दुनिया में क्लोज सरफेस है तो उस सरफेस से लिंक्ड टोटल फ्लक्स जो होता है दैट इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज विद इन द सरफेस, नेट चार्ज विद इन द सरफेस। इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है उसी का 1/ε0 टाइम्स ऑफ 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज, वो फ्लक्स उसके बराबर आता है। यह हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी पढ़ी है भाइयों बहनों, आपको याद होगा, अच्छे से याद होगा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं और आप मन में जवाब दे दीजिएगा मेरे जवाब आने से पहले पहले। जब सवाल यह है कि अगर मैं कोई सरफेस लूं, क्लोज सरफेस, और उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दूं, तब आप क्या कहते हैं फाई क्या आएगा? आप फट से कहोगे 0। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज 0। अरे भैया डाइपोल पे जितना प्लस उतना ही माइनस चार्ज, जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स विल बी 0। इसको कहने में कोई दो राय नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म में। मैंने आपको जब एटॉमिक मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में आपको बताई थी बात, मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में, तो मैंने आपसे कहा था कि दुनिया में
मैग्नेट का यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता है ना? क्या बोला था? यूनिपोल। यूनिपोल मतलब नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल अलग एग्जिस्ट नहीं करता है भाई और बहनों। आप कुछ भी कर लीजिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहां रहेगा साथ ही रहेगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर कोई भी क्लोज सरफेस लेंगे आप, तो उसमें किसको बंद करेंगे? यूनिपोल को कि डाइपोल को? डाइपोल को। अच्छा, डाइपोल को बंद करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा? जीरो। यही है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, इसको हम कह सकते हैं B डॉट डी ए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू जीरो। भाई अभी हम लोगों ने निकाला था ना फ्लक्स बी ए, तो B डॉट डी ए भी लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन, दैट इज ऑल्सो फ्लक्स। अरे फ्लक्स अभी आपने निकाला था बी ए कॉस थीटा। अगर बी वेरिएबल हुआ तो फ्लक्स की फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए। अरे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है भाई, ये ई डॉट डी ए किया है कि नहीं किया है? वो बी डॉट डी ए बन गया। ठीक, तो ये शक्ल है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म की। क्यों? क्योंकि भाइयों और बहनों यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए फ्लक्स हमेशा 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 जीरो आने वाला है आपके सामने। ठीक बात है। अच्छा, एक सवाल एक बार पूछा गया कि मान लो जबरदस्ती अगर यूनिपोल एग्जिस्ट कर रहा होता तो गॉस लॉ की शक्ल क्या होती? आओ जी आओ, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, अगर यूनिपोल एग्जिस्ट कर रहा होता तो शक्ल क्या होती वो समझो। हमें इस फार्मूले की एनालॉजी क्रिएट कर देनी है। क्या करनी है भाइयों बहनों? इस फार्मूले की एनालॉजी क्रिएट कर देनी है। चलो, आपको याद होगा मैंने मैग्नेटिज्म में कहा था कि म्यू जीरो बाई 4 पाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के एनालॉगी है। तो 4 पाई से 4 पाई गया तो म्यू जीरो इज एनालॉगस विद 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो यहां पर जो फ्लक्स आएगा दैट फ्लक्स विल बी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट के बराबर कर दो। और यहां पर जो चार्ज होगा क्यू की जगह यहां हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ। ठीक बात है। तो यहां पर म्यू नॉट इंटू एम के बराबर आने वाला है। सिंपल सी बात है भाई। हमने क्या किया? हमने कुछ नया काम थोड़ी किया यार। अरे मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म की एनालॉजी क्रिएट कराई थी नहीं कराई थी? उससे हम लोगों ने फार्मूला निकाला था। वही चीज हमने यहां किया। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट हो गया और चार्ज की क्यू की जगह पोल स्ट्रेंथ हो गई। सिंपल सी बात है। और तो ये है गॉस लॉ फॉर। एक्चुअली गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या है? फाई बी बराबर में जीरो। भैया मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो आता है, कौनो भी क्लोज सरफेस ले लीजिएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो आएगा, क्योंकि यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करता है। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा इस चीज में। टॉपिक में बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, अभी आगे कहानी बहुत जबरदस्त है। तो आप दो बातें समझ चुके हैं, फ्लक्स समझ चुके हैं और क्या समझ चुके हैं? कुछ लोग नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, या पॉज करके कर लो। आप सब स्मार्ट लोग हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। यू ऑल आर वेरी क्लेवर। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, पर ये मैं मानता हूं ऐसा। चलिए, तो पहला जो पार्ट था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ है, उसके बारे में हमने जिक्र कर लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आइए, अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो मैं बात करने जा रहा हूं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। किस पे बात करने जा रहा हूं मैं आपसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त बात करने को। देखिए, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है। आपने पढ़ा है कि करंट जन्म देती है मैग्नेटिक फील्ड को। मैंने आपको 3 सोर्स बताए थे मैग्नेटिक फील्ड के। एक उसमें करंट बताया था, दूसरा मैग्नेटिक डाइपोल बताया था, और तीसरा वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था। तो वो तो हम लोग बिल्कुल मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने वाले। तीसरा, एक पहला और दूसरा मैं पढ़ा चुका हूं आपको मैग्नेटिज्म में, एटॉमिक मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बता चुका हूं। और उसके पहले वाले चैप्टर में मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बताई थी, यानी करंट गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड।
लेकिन भाई और बहनों मैग्नेटिक फील्ड भी करंट को जन्म देती है, मैग्नेटिक फील्ड भी करंट को जन्म देती है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट का पैदा होना ही कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इफ देयर इज करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इट इज कॉल्ड एज दिस फिनोमेनॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी बातें थोड़ी मोटी मोटी चल रही, धूमिल धूमिल सी हैं। कई लोगों के मन में कई सवाल उठ गए होंगे, बड़ा बड़ा रे कैसे क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड से, अभी आएगा, धीरे धीरे चलते हैं हम लोग। लेकिन मोटी बात समझिए, करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना, ये बात समझ में आती है, बायो-सेवर्ट लॉ और स्टेट के एक्सपेरिमेंट से हमको सब समझ में आ गया। ठीक है, ओके। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी करंट को जन्म देती है भाई और बहनों। इस घटना का नाम क्या है? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दौरान जो करंट पैदा होती है उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इंड्यूस्ड करंट। क्लियर? इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट पैदा होती है उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर इस दुनिया में कहीं पर करंट पैदा हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पैदा हो रहा होगा। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट नहीं। करंट का होना पोटेंशियल डिफरेंस होने की निशानी है, और पोटेंशियल डिफरेंस का होना इस बात का प्रमाण है कि करंट फ्लो कर सकती है। तो भाई और बहनों, जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो जो करंट पैदा हुई उसे हमने कहा इंड्यूस्ड करंट, और जो ईएमएफ पैदा हुई उसे हमने कहा इंड्यूस्ड ईएमएफ। घटना का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? अभी धीरे धीरे इसके ऊपर परत दर परत हम लोग करेंगे। अभी तो सिर्फ ये समझें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इवेंट है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब कारक, फैक्टर टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक करंट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही पैदा हो जाती है। ठीक, क्लियर? तो अब अभी सवाल आपके मन में चल रहे होंगे कि आखिर पैदा कैसे होती है। ये सब अभी आएगा, जवाब आएगा, समझिएगा। जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करता हूं, हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर भाई और बहनों खाली इंडक्शन कराएंगे, और इस पूरे चैप्टर को हमने दो हिस्सों में बांटना है। एक हम कराएंगे ईएमआई इन कॉइल। किसमें? ईएमआई इन, मुझे अच्छा वर्ड मैं लिख रहा हूं, क्लोज्ड लूप। कॉइल लिखने से अच्छा है क्लोज लूप लिख दो। अरे कॉइल बोलो, क्लोज लूप बोलो, बात एक ही है। तो ईएमआई इन क्लोज लूप, और पढ़ेंगे ईएमआई इन कंडक्टर। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन अ कंडक्टर। समझ में आ रहा है? जैसे ये एक स्ट्रेट कंडक्टर आपके सामने है, इसमें ईएमआई होना यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट का पैदा होना। हां, यहां पर करंट पैदा होने की वजह और यहां पर करंट पैदा होने की वजह अलग अलग है। तो इस पूरे चैप्टर को हम दो खंडों में बांट दे रहे हैं भाई और बहनों, ईएमआई इन क्लोज लूप और ईएमआई इन अ कंडक्टर। हालांकि इस वाले से इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसका आपस में भी कनेक्शन होगा, वो कनेक्शन हम सबसे लास्ट में आपको समझाएंगे। ठीक, बहरहाल हमको यह समझना है कि ये पूरा ईएमआई दो हिस्सों में चलेगा, ईएमआई इन अ क्लोज लूप और ईएमआई इन अ कंडक्टर। क्लोज लूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बताने के लिए हमें फैराडे के एक्सपेरिमेंट और फैराडे के लॉ पे जाना पड़ेगा। फैराडेज लॉ और फैराडे एक्सपेरिमेंट, इस पे हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन क्लोज लूप इन अ कॉइल, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट पार्ट। देखो ये मॉड्यूल में भाई और बहनों नहीं लिखा है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि पहले बात तो कई लोगों को देखो फिजिकल कॉपी नहीं मिल पाई, जिनको नहीं मिल पाई है पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास में होगा, नहीं होगा मैंने कहा है
लैम्पलाइटर के व्हाट्सएप नंबर पर रिक्वेस्ट सेंड करिए, नहीं होता है अंत में मुझे बताइए। आप नोट्स बनाते ही चलिए, तो नोट्स में इसको जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको स्केलेटन क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज ईएमआई इन अ क्लोज लूप। ठीक, ऑलराइट। बहुत सिंपल और सरल शब्दों में बातें चल रही हैं भाइयों बहनों हम लोग की। तो आइए सबसे पहले ईएमआई इन क्लोज लूप की बात करते हैं। ईएमआई इन क्लोज लूप की देखिए, सबसे पहला सवाल होगा यहां पर, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कि ईएमआई किन स्थितियों में होगा, व्हेन ईएमआई अकर्स, राइट। दूसरा मतलब कब ईएमआई होगा, और क्यों करंट पैदा होती है, वाई करंट प्रोड्यूस, क्यों करंट पैदा हो रही है, यह सवाल एक सबसे बड़ा हमारे सामने है। तीसरा सवाल आएगा, कितनी करंट और कितनी ईएमएफ पैदा हो रही है, हाउ मच। और चौथा और आखिरी सवाल हमारे सामने आएगा कि डायरेक्शन ऑफ दिस करंट क्या होगा। तो 4 सवालों के जवाब में यह मामला हमारा समाप्त होगा। कब प्रोड्यूस होगा, क्यों, ऐसा क्या हो जाता है कि करंट प्रोड्यूस हो जाती है, ऐसा क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ सिचुएशन हम ऐसी क्रिएट करते हैं तो ऐसा क्या होता है, और तीसरा कितना करंट या कितनी ईएमएफ पैदा होती है और उनका डायरेक्शन क्या होता है। ये 4 सवाल प्रमुख हैं। आप उम्मीद है कि नोट बना रहे होंगे। ये 4 सवाल फट से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आप इस 4 सवालों से ही आपके दिमाग की गांठें खुलेंगी। आइए तो मैं शुरू करता हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, बुद्धिजीवी मानता हूं मैं आपको। चलिए, यहां पर सबसे पहला सवाल, कब प्रोड्यूस होती। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट का पैदा होना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट का पैदा होना ही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अब सपोज कर लीजिए कि आप एक कॉइल लेते हैं। बहुत सिंपल सवाल कर रहा हूं मैं आपसे, मन में जवाब दीजिएगा मेरे बोलने से पहले, ठीक है। और एकदम ध्यान मग्न होकर पढ़िए। बाहर क्या चल रहा है ये मत देखिए, अंदर क्या चल रहा है वो देखिए, आपके दिमाग में मतलब, और आपके स्क्रीन के अंदर क्या चल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। बाहर मत देखिए, ध्यान मग्न होकर पढ़िए, तभी इसका फायदा है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जाहिर सी बात है यहां पर अगर मैग्नेट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। ये लो, ये लो जी, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया इस मैग्नेट ने, और हम चुपचाप इसको लेकर के खड़े हुए। मैंने अभी आपसे कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट पैदा होती। अरे भाई, क्या इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल की जहां ये कॉइल रखा है इस स्थान पे, क्या मैग्नेटिक फील्ड आ गई कि नहीं आ गई? तो क्या इसमें करंट आएगा? मैंने चुपचाप यूं रखा तो मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक हो गई, और मैंने अभी आपसे कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होना, दैट इज कॉल्ड ईएमआई। तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई करंट नहीं आएगा भाइयों बहनों, यहां नो करंट एट ऑल। आप कहेंगे जी ऐसा क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा, लेकिन खाली मैग्नेटिक फील्ड होने से ईएमआई नहीं होता है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होने से ईएमआई नहीं होगा। क्लियर है? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होने से ईएमआई नहीं होगा भाई और बहन। फिर अगर ऐसा होता तो सोचिए दुनिया में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो जाता। कैसे? हम चुपचाप मैग्नेट लेके इसे खड़े रहते और वहां करंट पैदा हो जाती। क्या करंट ऊर्जा नहीं है? क्या करंट एनर्जी नहीं है? और आप चुपचाप मैग्नेट लेके खड़े हो। अरे मैग्नेट को ऐसे लेकर के खड़े होने में क्या मेरी कोई ऊर्जा खर्च हो रही है? ना, मैं तो चुपचाप लेके, अरे रख दो, टिका दो, खत्म कहानी। और करंट पैदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, बिना ऊर्जा के खर्चा के ऊर्जा पैदा हो जाएगी।
अगर आप मैग्नेट को चुपचाप लेके खड़े रह रहे हो तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रही है, क्या करंट पैदा होगी? नहीं पैदा होगी। अरे भैया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बावजूद, कॉइल के अंदर मौजूद होने के बावजूद करंट नहीं पैदा होगी, वरना एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत कहता है कि एनर्जी न तो बनाई जा सकती है न बर्बाद की जा सकती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। तो ये करंट आई कहां से? कौन लेके आया? समझ में नहीं आ रहा है। तो भाइयों बहनों एक बात क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होने से खाली काम नहीं चलेगा। फिर कैसे काम चलेगा? भाइयों और बहनों, फैराडे ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया और अंततः एक निष्कर्ष ये निकला कि भाइयों और बहनों मैग्नेटिक फील्ड लिंक होने से कुछ नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी करके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हो तो करंट पैदा हो जाएगी, यह कहना है फैराडे का। अब अगर मान लो मैं इसको रोके रहने के बजाय चला दूं, खुद सोचो यूं, तो जब मैं चलाऊंगा सोचो तो इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा। क्यों? अरे भैया जो लाइंस हैं वो ज्यादा होती चली जाएंगी, तो जैसे ही हम करीब लेकर के आएंगे तो इससे लिंक लाइनों की संख्या में बदलाव आ जाएगा, और जब इससे लिंक लाइनों की संख्या में बदलाव आएगा यानी फ्लक्स में बदलाव आएगा, और अगर फ्लक्स चेंज हो गया तो यहां पर फट से करंट दिखाई दे जाएगी। समझ गया भाई? तो फ्लक्स चेंज होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना होती है। तो अपने दिल दिमाग जान जिगर गुर्दे फेफड़े तिल्ली में बैठा लो, यहां तक कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में भी, कि किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी करंट और ईएमएफ पैदा होने की घटना तभी घटित होगी जब उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाएगा। यदि आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज नहीं करोगे तो उसमें ईएमएफ पैदा नहीं हो सकता। इतनी बात सबको क्लियर हो गई है? तो किस सिचुएशन में ईएमएफ पैदा होता है, करंट पैदा होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने। तो बात नंबर एक देसी भाषा में लिख लो, जब कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी करंट पैदा होने वाली है, या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना होने वाली है। पहला सवाल एवरीबॉडी क्लियर है? ठीक। अब यहां पर एक और दिमाग में बात आती है कि भैया फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस बात का पता हमको कैसे चलेगा? तो भैया टोटल फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NBA cos थीटा। समझ में आ रहा है? NBA cos थीटा। अगर आप चाहते हो कि फ्लक्स चेंज हो तो इन चारों में से किसी एक को चेंज करो, या तो N, या तो B, या तो A, या तो थीटा, कुछ भी, कैसे भी। आपको या तो N चेंज करना है, या तो B चेंज करना है, या तो BA cos थीटा, कुछ भी चेंज कर सकते हो। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करना लगभग इम्पॉसिबल है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एकदम ही इम्पॉसिबल है, लेकिन आप कोई मैकेनिज्म डेवलप करके नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज, पर हमें जितना केस मिलने वाला है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स का वेरिएशन नहीं मिलेगा। ठीक बात है। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जा सकता है कैसे? एक एग्जांपल से समझाऊंगा मैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक करंट कैरिंग वायर ले जाइए, बगल में रख दीजिए एक कॉइल, जहां ये कॉइल रखा है वहां इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। कैसे आएगा? इनवर्ड आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इसने पैदा किया, देखो इनवर्ड आएगा कि नहीं आएगा। अब इस करंट को वेरिएबल कर दो, अगर ये करंट वेरिएबल हो जाएगी, यहां पर जो B पैदा हो रहा है ये भी वेरिएबल हो जाएगा। याद रखिएगा B का वेरिएशन कराना है, और B का वेरिएशन विद टाइम, ये भी याद रखिएगा, विद टाइम, समय के साथ वेरिएशन होना चाहिए। यानी एक पर्टिकुलर जगह पे B बदल रहा हो, एक पर्टिकुलर प्लेस पे B बदल रहा हो। तो अगर आप I बढ़ाओगे, वेरी करोगे, तो किसी भी एक जगह पे जो B है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, और B चेंज होने का मतलब फ्लक्स चेंज होगा। यानी इस लाल वाले कॉइल में
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना होगी, इंड्यूस करंट पैदा होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना घटने वाली है। तो एक ऑप्शन यह है कि आप बी चेंज कर दो, ये किन प्रकारेण। एक मैंने ऑप्शन और भी तरीके हैं, मैंने खाली एक आपसे डिस्कस किया। चलो नेक्स्ट क्या है, एरिया चेंज कर दो। कौन सा एरिया, जिससे फ्लक्स लिंक है। एग्जांपल देता हूं, ये लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक कॉइल है। आप एक काम करो, आपको दिख रहा होगा कि इतने एरिया से फ्लक्स लिंक है, इतने एरिया से, है ना। आप इसको बाहर खींचने लगो, जैसे ही बाहर खींचने लगोगे एरिया कम होता जाएगा। और भाइयों और बहनों, एरिया कम होने का मतलब, एरिया कम होता जाएगा। एरिया कम होने का क्या मतलब है कि फ्लक्स चेंज हो जाएगा। यानी इस कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज होगा तो भाइयों बहनों ईएमएफ इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना घटेगी। तो मैंने बी चेंज करके दिखाया, ए चेंज करके दिखाया। और थीटा कैसे चेंज हो सकता है? अरे सिंपल है, थीटा चेंज करने के लिए क्या करिए, कॉइल को रोटेट करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये देखिए एक कॉइल है, अभी इसका मान लीजिए एरिया वेक्टर ऐसे है, मैं लगू इसको घुमाने तो इसका एरिया वेक्टर घूम जाएगा, नहीं घूम जाएगा। थीटा चेंज होगा कि नहीं होगा, और थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो भाइयों और बहनों, ईएमएफ इंड्यूस होने का 3 ऑप्शन है, या तो बी चेंज हो, चला ही गया आ गया, या तो बी चेंज हो, या तो ए चेंज हो, या तो थीटा चेंज हो। अब आपको चौकन्ना रहना है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, क्या इन तीनों में से कुछ भी चेंज हो रहा है? और अगर इन तीनों में से कुछ भी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। बी अलर्ट, सावधान रहिएगा। अभी मैं आपको आखिरी में कई एक क्वेश्चन का एक पूरा ग्रुप कराऊंगा, जैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट में कराया था, ऐसे कराया था, तो भी कराऊंगा मैं। ठीक, तो चलो जी, पहला पॉइंट आप लोग को एकदम क्लियर हो गया कि भैया कब ईएमएफ इंड्यूस होता है। कब ईएमएफ इंड्यूस होता है? जब फ्लक्स में चेंज होता है। फ्लक्स चेंज, फ्लक्स में चेंज नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना नहीं घटेगी, नेट ईएमएफ या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। अब दूसरा सवाल जो मेरा था वो ये था कि आखिर ईएमएफ इंड्यूस करने से फ्लक्स चेंज करने से ऐसा क्या हो जाता है कि करंट पैदा हो जा रही है, ईएमएफ पैदा हो जा रहा है? क्या ऐसा हो रहा भाई? हमने एक कॉइल लिया, जैसे मैं एक कॉइल आपके सामने लेता हूं और थोड़ा सा समझे रहिएगा, मोटा कॉइल ले रहा हूं। मोटा का मतलब देखिए, एक ये बनाया मैंने और एक ये बनाया, तो ये मत समझिएगा ये 2 कॉइल है या 2 टर्न है, ये एक ही कॉइल है, थोड़ा मोटा कॉइल। ठीक, और हमको फ्लक्स चेंज करना है। ये लो, सेम टू यू, सेम कॉइल। बहुत मन से समझिएगा, बड़ी गजब की बात बताने जा रहे हैं, बड़ी गजब की बात। ठीक, ये कॉइल है। अब ये कॉइल एक कंडक्टर है भाई, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होंगे मौजूद, फ्री इलेक्ट्रॉन। हर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, आप मानते हैं? हाँ या ना? जरूर मानते होंगे। दीज ऑल आर द फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत मन से समझिए, बहुत सिंपल है। लेकिन ये लीजिए, आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा, इंजीनियरिंग में भी पूछा, मेडिकल ने नहीं पूछा, नीट ने भी पूछा। कोई इधर भग रहा है, कोई उधर भग रहा है, कोई ऐसे भगा, कोई वैसे भगा, कोई इधर भगा, कोई उधर भगा, कोई इधर गया, कोई उधर गया, है ना, गया। तो नेट करंट क्या आया? 0 आया। राइट, कॉइल के अंदर जो नेट करंट आई वो क्या आ गई? 0 आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इतना रैंडम था कि नेट करंट 0 हो गया। अब हमने क्या किया भाई और बहनों कि यहां पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया जो कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड तो लगाया, लेकिन दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल। कैसी फील्ड है? वेरिएबल फील्ड। मान लीजिए कोई जुगाड़ हमने लगाया, तो इसका मतलब इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। बट ऑब्वियस सी बात है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। अगर वेरिएबल फील्ड लगाया है तो फ्लक्स वेरिएशन होगा भाई और बहनों, और अगर फ्लक्स वेरिएशन होगा तो जाहिर सी बात है यहां पर जो कॉइल है इससे लिंक्ड फ्लक्स वेरिएशन होगा, तो फिर उससे करंट पैदा हो जाएगी। ये बात हमने समझ ली है कि भैया अगर फ्लक्स वेरिएशन हुआ तो अब करंट पैदा क्यों हो रही, ये जानने जा रहे हैं। होता क्या है कि जब आप फ्लक्स को वेरी कराते हो, चाहे आप फील्ड बदल के, चाहे आप एरिया बदल, चाहे जैसे भी आप फ्लक्स जब भी वेरी कराते हो, तो इस कॉइल के अंदर अंदर, इस कॉइल के अंदर अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कॉइल के अंदर अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड which gets produced right within the coil due to change in flux। इसका मतलब यहां से एक बात निकल के आई कि अगर दुनिया में कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर गया, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो जाता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई मैंगो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अरे मतलब आम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रोडायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका जिक्र मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुका हूं। इलेक्ट्रोडायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। जब कभी आप किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन कराओगे तो भाइयों और बहनों, वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो जाता है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन होता है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोडायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो जाता है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हुआ है भाई और बहनों, तो क्या होने वाला है? जो इलेक्ट्रॉन होगा उन पे ये फोर्स लगाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन को बाध्य करेगा, मजबूर करेगा, विवश करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए। कहेगा भैया तुम लोग कहां इधर उधर बौरा रहे हो, चलो सब एक डायरेक्शन में। कहां बौराहट मची हुई है, सब चलो एक लाइन से। तो सारे इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में अलाइंड कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन का एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो डेवलप हो गया, और इलेक्ट्रॉन के कॉन्टिन्यूअस फ्लो डेवलप होने की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट डेवलप हो गई। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जब जब हम फ्लक्स वेरी करेंगे तब तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म ले लेगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू करेंगे, और इलेक्ट्रॉन के घूमने से करंट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। अगर हम देखें किन्हीं दो एडजेसेंट बिंदुओं को देखें, कॉइल के किसी भी दो एडजेसेंट बिंदु को देखें, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगी और इस कॉइल, पूरे कॉइल में करंट मिलेगी। किन्हीं दो एडजेसेंट पॉइंट के बीच में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड सम पोटेंशियल डिफरेंस एंड देयर विल बी अ करंट थ्रू आउट द कॉइल। क्लियर है? तो पहले दो सवालों का जवाब दिया मैंने। कब पैदा होगा? जब जब किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड को चेंज करा जाएगा। लिंक्ड होने से काम नहीं चलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। जब आप चेंज करोगे तो चेंज करने की वजह से एक इलेक्ट्रोडायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड गेट्स डेवलप्ड विद इन द कॉइल एंड अ करंट इज फॉर्म्ड। इसको इंड्यूस करंट कहते हैं, और जो ईएमएफ पैदा हो जाता है उसे, अगर आपको समझना है कॉइल के मामले में, जरा कॉइल उठा दीजिए तो प्लीज। अब ये कॉइल के मामले में आपको समझना है तो ये समझो कि इस पूरे कॉइल का कोई दो एडजेसेंट बिंदु ले लो, ये पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आएगा और करंट फ्लो कर रही होगी। ठीक है? ऑल राइट। आप चाहो तो इस फिगर को बना सकते हो, और मैंने पहले ही कहा स्मार्ट और कोढ़ी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी बात कर लेता हूं, फिर मैं मॉड्यूल पे आऊंगा अभी। ठीक, पूरी बात मैं कर लेता हूं।
चलो तीसरे सवाल पे आते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हम लोग इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, डोंट वरी, अभी इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, लास्ट में करने वाले, लास्ट में कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, सो डोंट वरी, राइट। चलो तीसरी बात जो करने जा रहे हैं वो भी बड़ी धमाकेदार बात है। मैंने पहला सवाल किया था आपसे, किन स्थितियों में किसी क्लोज लूप के अंदर या किसी कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना घटित होती है। दूसरा सवाल मैंने किया था कि आखिर ऐसा क्या होता है कि ईएमआई हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन से एक इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड पैदा होती है, करंट पैदा होता है। तीसरा सवाल मैंने किया था, ये ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है, हाउ मच दिस ईएमएफ विल बी। तो आपको उसके लिए फैराडे के नियम को जाना पड़ेगा। फैराडे का नियम कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल के अंदर ड्यू टू वेरिएशन इन फ्लक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और यहां पर रेट ऑफ चेंज में जब मैग्नेटिक फ्लक्स लेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्लियर। हालांकि यह वैल्यू प्रोपोर्शनल टू दैट आई, लेकिन जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो कांस्टेंट 1 आ जाता है, तो वैल्यू अल्टीमेटली यही आ जाती है। ठीक, हम चाहें तो इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, डी बाई में, सॉरी, ये एन इनटू में डी फाई बी बाई में डी टी। क्लियर है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये क्या है, ये है सिंगल टर्न से लिंक्ड फ्लक्स और ये क्या है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड। तो ये फैराडे का नियम है और इस नियम के जरिए हमको पैदा होने वाले इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू का पता चल जाता है। अगर हमको इसकी औसत वैल्यू चाहिए, एवरेज वैल्यू चाहिए, तो डी फाई की जगह डेल्टा फाई टोटल बाई में डेल्टा टी कर लेंगे, यानी बड़े चेंज की बात करेंगे हम लोग, और या फिर एन डेल्टा फाई बी बाई में डेल्टा टी कर लेंगे। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है वो भी मैंने आपको यहां पर बता दी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है ईएमएफ इंड्यूस। तो भैया अगर कोई कॉइल आप लिए हो तो कॉइल में अगर 2 पॉइंट लेते हो उसके बीच में ये ईएमएफ इंड्यूस, अरे भैया करंट भी तो बह रही है, करंट भी तो है, करंट भी तो है, तो करंट कैसे निकलेगा? आओ जी थोड़ा करंट भी निकाल लेते हैं। करंट क्या होता है? करंट I बराबर में V बाई में R मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ये मैंने ओम्स लॉ से लिखा। इस पूरे कॉइल का रेजिस्टेंस हम R मान लेते हैं। अच्छा ईएमएफ कितना है जल्दी बता दो, कोई भी ले लो आपकी मर्जी है, डी फाई टोटल या फिर डेल्टा फाई वाला ले लो, जो मन करे वो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई और बहनों। डेल्टा फाई टोटल बाई में डेल्टा टी इंटू में रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, राइट। अच्छा ये ईएमएफ की वैल्यू है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी, और ये इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू और इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू हमने इसके बारे में बात करी। एक बात और आपसे करने जा रहे हैं, ये जो करंट बनती है तो ये चार्ज फ्लो कर रहे हैं कि नहीं फ्लो कर रहे हैं, यस और नो? तो ये जो चार्ज फ्लो करते हैं जिसकी वजह से करंट पैदा होती है, इसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं ना, इंड्यूस करंट। तो जो चार्ज करंट का निर्माण करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, हम उसको कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्ज Q बराबर होगा भाइयों बहनों I इंटू में डेल्टा टी। Q बराबर में I इंटू में डेल्टा टी, ठीक। Q बराबर में I इंटू डेल्टा टी। तो I कितना है?
डेल्टा फाई टोटल बाई में डेल्टा टी इंटू में रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल। यहां से डेल्टा टी का मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा टी से डेल्टा टी चला गया। अल्टीमेटली इंड्यूस चार्ज की वैल्यू है फाई टोटल में चेंज बाई में रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल। नीट ने इस फार्मूले पे सवाल पूछा है। तो यहां हमने तीन तीन वैल्यू कैलकुलेट करी। फैराडे ने तो ईएमएफ की वैल्यू के लिए लॉ दिया, लेकिन हमने उससे इंड्यूस करंट भी निकाल लिया और वो चार्ज जो करंट का निर्माण कर रहा है यानी इंड्यूस चार्ज, उसकी भी वैल्यू निकाल ली। आई होप आपको ये तीनों कैलकुलेशन समझ में आया होगा। इसे फट से नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो मैंने आपके सामने तीन सवालों के जवाब फटाफट दे दिए। पहला, किन सिचुएशन में ईएमआई होता है कॉइल में। दूसरा, क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना घटती है। और तीसरा, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। आइए इसे मॉड्यूल में देख ले, फिर मैं आखिरी सवाल का जवाब आपको दूंगा। आइए, सबसे पहले जो पॉइंट से मैं हाईलाइट करा देता हूं, ठीक है। सॉरी जी, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिए, कहते हैं कि whenever there is change in magnetic flux linked with a closed circuit and EMF is produced, this EMF is known as induced EMF and current flown is closed circuit is called as induced current. ठीक। The phenomenon of producing induced EMF due to the change in magnetic flux associated with the closed circuit is called as electromagnetic induction. ये मैंने आपको बता दिया। आइए अब फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई पे चलते हैं। क्या है फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई? फैराडे स्टेटेड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ लॉ कॉल्ड एज फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई. द लॉ स्टेटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन क्लोज्ड सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक. मैंने कहा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में के की वैल्यू निकाली गई तो के की वैल्यू 1 आती है. अल्टीमेटली ईएमएफ की वैल्यू ये रही. यहां पर लिखने का तरीका अलग है. टोटल टर्न्स को, टोटल फ्लक्स को फाई एन लिखा गया, यानी एन टर्न से लिंक्ड फ्लक्स फाई एन है. तो और फाई क्या है? एक टर्न से. तो यहां पर ये कहानी बन गई. ठीक. केवल कॉइल से फ्लक्स लिंक होने पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, बल्कि फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है. जब कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होता है तो विद इन द कॉइल एक इलेक्ट्रोडायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है एंड करंट का फॉर्मेशन हो जाता है. ये मैंने आपको बताया. ये दो बातों का जवाब मैंने आपको दे दिया पहले ही. जो कुछ कैलकुलेशन, जो कुछ मैंने बातें बताई आपसे, राइट, वो यहां पर रही. देखिए, है ना, जो करंट प्रोड्यूस हुई, ठीक, वो ये रहा, I बराबर E बाई आर, ये रहा. और जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो ये रहा, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया. ठीक है, क्लियर है. एक दो पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है. द इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड्स ऑन नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड नॉट ऑन द टाइम इंटरवल ऑफ द चेंज. देखिए, जो चार्ज इंड्यूस होता है, मतलब जो चार्ज करंट का फॉर्मेशन कर रहा है, चार्ज इंड्यूस, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कितनी देर में ये चेंज आया, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि जो इंटरवल है उस पर नहीं डिपेंड करता, बल्कि फ्लक्स के चेंज पे. जैसे मान लीजिए कि 10 वेबर का चेंज आया 4 घंटे में, या 10 वेबर, इतना ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 वेबर का चेंज आया 20 सेकंड में, या 10 वेबर का चेंज आया 9 सेकंड में, तो 9 सेकंड में चेंज आया हो 10 वेबर का या 20 सेकंड में, चार्ज उतना ही इंड्यूस होगा. ठीक है, राइट. और एक बात और लिखिए, द इंड्यूस्ड चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. रेट का मतलब वही हो गया, समय पर निर्भर नहीं करता है. समय पर निर्भरता नहीं है चार्ज की. देखो, चार्ज के फॉर्मूले में समय नहीं आ रहा है भाइयों बहनों. ठीक है, यस और नो. ठीक है. कुछ बातें और जो मैंने आपको बता दी, इसी में लगे हाथ तो देखिए लिखी हुई है.
मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है? ईएमएफ कैन बी इंड्यूस इन अ क्लोज लूप बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा NBA cos थीटा होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल थ्रू विच फ्लक्स इज लिंक्ड, और चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन, यानी वो थीटा चेंज करने। मैंने बताया था ना, या तो बी चेंज कर लो, ए चेंज कर लो, तो वो यहां लिखा हुआ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ पे। ये आपके मॉड्यूल में है, सब हाईलाइट कर लीजिएगा। अभी ये मैंने नहीं बताया, डायरेक्शन वाली बात अभी रुकी हुई है, लेंज लॉ रुका हुआ है। ठीक, ये बता दिया, ये बता दिया। अच्छा, क्लियर है? ऑलराइट, जो इंड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना इंड्यूस होता है, आइए थोड़ा उसके बारे में भी चर्चा करा जाए। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फ्लक्स वेरिएशन से क्या होता है, चलिए इसको लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग। जो फ्लक्स वेरिएशन है उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, करंट प्रोड्यूस होती है, और कितना ईएमएफ, कितनी करंट, कितना चार्ज पैदा होता है। अभी हमारे मन में एक सवाल चल रहा है कि भाई साहब, जब हमने फ्लक्स वेरिएशन किया तो करंट तो पैदा हो गई, उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है। और उसके डायरेक्शन को जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा लेंज लॉ। क्या पढ़ना पड़ेगा जी? लेंज लॉ। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल की वीडियो में थोड़ी लंबी करूंगा, क्योंकि कल लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, इन तीन घटनाओं के बारे में 1 by 1 मैं जिक्र करने वाला हूं। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन से संबंधित बात होगी, और जो इसकी शेष बातें हैं वो मैं आपसे कल करने वाला हूं। तो आप सभी को बहुत थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। कॉन्टिन्यूअस आप इस पूरे वीडियोस को देखते रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, भगवान आप सब पे अपनी कृपा बना के रखे। थैंक यू वेरी मच।